आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जब हम अपने इंग्लिश को बोलते हैं और उसको बहुत शॉर्ट और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो हम उसमें फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम हिंदी में यूज़ करते हैं ना कि तुम तो चांद जैसी लगती हो, है ना। तुम तो चांद जैसी जो वर्ड आया है ना, तो हमने क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं चांद का उस इंसान से। तो सेम यहाँ पर इंग्लिश में भी जहाँ हम जैसे, लाइक, एज, इन सब का यूज़ जो करते हैं वो फिगर ऑफ स्पीच कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हिंदी में देखिए इसकी परिभाषा क्या है। किसी भी साधारण सी बात को अधिक प्रभावशाली या आकर्षक ढंग से कहने के लिए ही फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। जैसे हिंदी व्याकरण में अलंकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए जैसे हिंदी में यूज़ करते हैं ना, तुम चांद जैसी लगती हो, तुम्हारी आंखें तो सागर जैसी हैं, हिरनी जैसी चाल, जैसे वर्ड्स का यूज़ किया जा रहा है, वही क्या होता है, हिंदी में अलंकार होते हैं और इंग्लिश में उसे फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए किया जाता है, ऐसे ही इंग्लिश में भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं बोलूँ, यू आर लुक लाइक एज मून, यानी कि तुम चांद जैसी लगती हो, या फिर योर फेस इज शाइनिंग लाइक एज मून, तुम्हारा फेस चांद की तरह चमक रहा है। चलिए देखिए, इससे ना हमारी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और साथ के साथ ये बहुत कंपैरेटिव करने के लिए बहुत शॉर्ट वर्ड्स का यूज़ करके हम इसमें बहुत सारी बातें कह सकते हैं। एक बार इंग्लिश में भी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ फिगर ऑफ स्पीच इज द डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडिया इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेट इफेक्ट। यानी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये एक साधारण सी बात को लेकर आती है, एक्सप्रेस करती है बहुत ही ज़्यादा ग्रेट इफेक्ट के साथ। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि चांद है ना, चांद को अब मान लीजिए कोई लड़की आप कहो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो वो इतना खुश नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उससे ये कहा कि तुम चांद की तरह चमक रही हो, तो देखो बात छोटी सी, लेकिन उसको इतनी अच्छी लगेगी कि यार मेरे को चांद से कंपेयर किया जा रहा है, वाओ, है ना, अच्छी लगेगी ना। अब हम लड़की, तुमने गाना भी सुना होगा, हिरनी जैसी आँख, सागर जैसी आँखों वाली, हिरनी जैसी चाल वाली, ठीक है। तो क्यों कंपेयर करते हैं हम इन सब चीज़ों का, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो बात ही होगी फिगर ऑफ स्पीच में। तो चलिए समझ लेते हैं आगे। देखिए फिगर ऑफ स्पीच के हम एक बारी टाइप समझ लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझेंगे। ठीक है, ग्रामर में अलंकार फिगर ऑफ स्पीच मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं। 7 टाइप आप याद रखिए कि हमें कभी भी कोई बात करनी है तो हम किस फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करेंगे, उस बात को बहुत ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। चलिए देखिए, सबसे पहला हमारा है सिमली। कई लोग इसे स्माइल पढ़ते हैं, स्माइल नहीं होता, सिमली होता है। सिमली मतलब उपमा, यानी किसी दूसरी चीज़ के साथ उपमा करना। मेटाफर यानी कि रूपक, यानी कि उसे उसका रूप दे देना। यहाँ उपमा कर रहा है, जैसे कि चांद जैसी लगाएंगे, उपमा हो रही है चांद के साथ। यहाँ रूपक यानी कि उसको मान लेना कि तुम चांद हो मेरे लिए, है ना, तुम मेरे लिए क्या हो, एक चांद हो। उसके बिना जैसे पृथ्वी अधूरी है ना, ऐसे ही तुम मेरी चांद हो, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। हाइपरबोल, जहाँ पर हर बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, जैसे कहते हैं ना, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। तो चांद तारे तोड़ लाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं अपने प्यार को इजहार करने के लिए। ऑक्सीमोरो मतलब विरोधाभास करना होता है, कोई अपोजिट चीज़ों को शो करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन में मानवीकरण होता है। जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग होता है, क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, और उसको किसी लिविंग थिंग के साथ कंपेयर करना। जैसे कि तुम्हारे हाथ बर्फ़ जैसे ठंडे हैं, तो हमने हाथ का कंपेयर किससे किया, बर्फ़ से, आइस से हमने हाथ का कंपेयर किया है। तो ये होता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रॉफी मतलब संबोधित करना किसी भी चीज़ से, नाम से। ठीक है, ऑनोमोटोपोइया ये होता है ध्वनि, यानी कि ध्वनात्मक अलंकार, जहाँ पर ध्वनि की जाती हो। जैसे कि मैं बोलूँ स्नेक की कैसी आवाज़ होती है, ठीक है। डॉग की कैसी होती है, बार्क वाली। डॉग की कैसी होती है, बार्किंग। काऊ की म्याऊं, ठीक है, म्याऊं। तो ये जो वॉइस होती है ना, यही से हमारे क्या होते हैं, ऑनोमोटोपोइया। चलिए अब आगे देखते हैं। अलंकार का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। देखिए अभी हमने इसके 7 टाइप्स पढ़े हैं, अब इन 7 टाइप को हम पूरी तरीके से अच्छे से थोरोली पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
होप अभी तक मैंने आपको जो भी टाइप समझाए हैं वो मैंने इन शॉर्ट में ऐसे ही बता करके थोड़े थोड़े वर्ड्स के साथ बताया है, तो होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इनके अंदर क्या आने वाला है। तो देखिए सबसे पहला हमारा क्या है, सिमली। सिमली की डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जाम्पल भी देख लेंगे हम, साथ के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में वीडियो बनाई जा रही है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों लैंग्वेज सीखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए डेफिनेशन, इन अ सिमली देयर इज़ द कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिमली में क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन किया जाता है। डिफरेंट काइंड दैट आर द सिमिलर एट लीस्ट इन वन पॉइंट, यानी कि वो अलग अलग होती हैं लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ वो सिमिलर हो जाती हैं, मिलती हैं, है ना। इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय द वर्ड्स एज, लाइक, सो एज। देखिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब हम इनका कंपेयर करते हैं ना तो हम इस टाइप के वर्ड्स का यूज़ करते हैं। कैसे, लाइक, एज, सो एज, इन सब का यूज़ करते हैं। लाइक, एज, सो एज, इन वर्ड्स का यूज़ करके हम उसकी कंपैरिजन को शो करते हैं, यानी कि हम उसमें सिमिली का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन एग्जाम्पल देखने से पहले हमें हिंदी की परिभाषा समझना भी ज़रूरी है। बिना हिंदी की परिभाषा समझे हम शायद ही इंग्लिश को समझ पाए, इसीलिए थोड़ा सा इसे भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए क्या है, जब दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना की जाए, उन दोनों में कम से कम एक विशेषता दोनों में पाई जाती है, तो उसको उपमा यानी कि अलंकार यानी कि सिमली कहते हैं। अंग्रेजी में उपमा को लाइक, एज, सो एज शब्दों के द्वारा प्रकट किया जाता है। ठीक है, इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए, एंड लाइक का थंडर बोल्ट ही फॉल्स, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि क्या है, थंडर फॉल्स हो रहा है। देखिए थोड़ा सा ये ना टिपिकल लग रहा होगा, मैं छोटा सा सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझा देती हूँ, ये थोड़ा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए समझना। देखिए जैसे मैं बोलती हूँ कि माय मदर, हम मोस्टली यूज़ भी तो करते ही है इसको, माय मदर क्या है, लाइक एज मून। हम बोलते रहते हैं ना कि मेरी मदर एक चांद की तरह है, या मेरे फादर इज़ लाइक अ मून, मेरे पिताजी मून की तरह है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये पता करना है कि सिमली की हम पहचान कैसे करें। मान लीजिए किसी ने सेंटेंस बोला है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सिमली यूज़ की गई है। तो सिमली की पहचान भी देख लेते हैं। यहाँ पर हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं जिनमें आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन कौन से वाक्य में सिमली है, क्योंकि अब बहुत सारे अलंकार यूज़ किए जाएंगे, बहुत सारे स्पीचेस यूज़ किए जाएंगे, तो हमें पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसका एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, इसके हम टिप्स देख लेते हैं ये कौन कौन से हैं। ठीक है, देखिए भिन्न प्रकार की दो वस्तुओं की तुलना, जाहिर सी बात है मैंने आपको बताया था कि दो डिफरेंट थिंग्स के अंदर क्या होता है, ये कंपैरिजन होता है। सिमली में हमेशा जहाँ जहाँ भी वस्तुओं की तुलना की गई होगी वो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं एक समान नहीं होंगी, यानी कि वो क्या नहीं होंगी, कि वो अलग ही होंगी। ऐसा नहीं है मैं बोलूँ कि लड़की और लड़की में कंपैरिजन किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की की लड़के से करेंगे या मून से करेंगे, किसी अलग चीज़ से की जाएगी कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट, दोनों वस्तुओं का कम से कम एक बात में समान होना। अब उनके बीच में कुछ ना कुछ समानता लाई जाएगी, या तो लाई जाएगी या होगी। तो हम कैसे शो करेंगे, सो, लाइक, एज, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके करेंगे। ठीक है, जिस जिस वाक्य में इन शब्दों का यूज़ या प्रयोग होगा उन दोनों वस्तुओं भिन्न एवं कम से कम एक गुण समान होगी, वह वहाँ पर सिमली होगी। यानी कि उनमें हर चीज़ अलग होगी लेकिन एक छोटी सी सिमिलरिटी मिल जाएगी, वही हमारी क्या होती है, सिमली बन जाती है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं अच्छे समझने के लिए। देखिए, दोनों वस्तुएं समान बिल्कुल भी ना हो, दोनों समान नहीं होंगी। जैसे कहीं पर एक आदमी से दूसरे आदमी की तुलना की गई है तो वहाँ सिमली फिगर ऑफ स्पीच नहीं होगा, क्योंकि मैन से कंपैरिजन नहीं करना। मैंने आपसे पहले ही बोला था गर्ल्स से कंपैरिजन नहीं करना, इसे केवल कंपैरिजन ही कहा जाएगा। जैसे ही इज़ अ गुड एज रमेश, ये एक कंपैरिजन तो है लेकिन सिंपल। ठीक है, यहाँ ही और मोहन दोनों व्यक्तियों की तुलना है, अतः यहाँ सिमली ना होकर कंपैरिजन मात्र है, केवल कंपैरिजन है, यहाँ सिमली नहीं है। देखिए कंफ्यूजन आई ना, यहाँ पर एज का यूज़ किया गया है ना, तो हम इसे सिमली नहीं देंगे, सिमली नहीं होगा। ये दैन का यूज़ जो करते हैं वो भी सिमली नहीं होता, वो क्या होता है हमारा ओनली कंपैरिजन, कि वो उसकी तरह। ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं है, सिमली नहीं है। सिमली में ना एक छोटी सी सिमिलरिटी होती है, बाकी पूरी तरीके से डिफरेंट। जैसे कि लड़की को मून से कंपेयर करते हैं, मून और गर्ल में दोनों में बहुत डिफरेंस है, लेकिन सिमिलरिटी क्या है कि उसकी तरह लग रही है।
उसकी तरह सुंदर लग रही है। ठीक है, बस इतनी सी सिमिलरिटी होने की वजह से क्या होता है, वो हमारा सिमली बन जाता है। चलिए आगे देखते हैं। और चलिए कुछ और एग्जांपल समझ लेते हैं सिमली के। देखिए, माई लव इज़ लाइक रेड रोज़, यानी कि उसका जो प्यार है, मेरा जो प्यार है वो रेड रोज़ की तरह है। प्यार और रोज़ दोनों ही अलग अलग है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन मैंने सिमिलरिटी किसके थ्रू दिखा दी, उसमें प्यार के थ्रू। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, देखिए ड्रीम और लाइफ दोनों ही अलग है, लेकिन सिमिलरिटी किस तरह से दिखा दी मैंने कि दोनों एक जैसे है। वी बियर हर अलॉन्ग लाइक अ पर्ल ऑन आ स्ट्रिंग, मतलब कि हम उसके साथ है जैसे कि लाइक एज पर्ल ऑन द स्ट्रिंग, जैसे कि स्ट्रिंग पर पर्ल है ना, लाइक एज कर दिया। दोनों ही डिफरेंस है, फिर भी हमने सिमिलरिटी दिखा दी। ही फाउट लाइक अ लायन, मतलब लायन और उसमें दोनों में डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हमने सिमिलरिटी दिखा दी, क्या कि वो उसकी तरह लड़ा है। ठीक है, ये लड़ाई जो की है उसने उसकी तरह की है। नेक्स्ट देखते हैं ही लाफे। नेक्स्ट देखते हैं हिज लैंग्वेज इज़ स्वीट लाइक हनी, यानी कि देखिए उसकी लैंग्वेज और हनी में दोनों में डिफरेंस है, लेकिन सिमिलरिटी कैसे दिखाई गई है कि दोनों किस ऐसे दिखाई गई है कि दोनों ही। चलिए अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको सिमली जो है या फिगर ऑफ स्पीच जिसे कहे बहुत ज़्यादा थॉरली समझा रही हूँ। एक बार ही आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से देख ली ना, तो आपको शायद ही सिमली या फिर फिगर ऑफ स्पीच में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसके अतिरिक्त कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो बातचीत में बहुत प्रयोग होते हैं, ये सिमली को प्रकट करते हैं। देखिए, बातचीत तो हम सभी करते ही हैं, तो क्यों ना हम इन सबका यूज़ करके अपनी बातचीत को, इट मीन्स अपने टॉकिंग वे को और ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंग्लिश का यूज़ करते हुए बनाएं। तो चलिए, मैड एज मार्च हेयर, मतलब वह ऐसे मार्च करता है जैसे पागल है। आ प्राउड एज आ पिकॉक, मतलब वो अपने पिकॉक होने पर ऐसा घमंड है। एज बोल्ड एज ब्रास, वो ब्रास की तरह, ब्रास जो होता है ना एक जैसे एक पदार्थ होता है, ब्रास की तरह क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है। एज डॉट एज लेदर, वो एकदम लेदर की तरह क्या है, टफ है। एज टफ एज लेदर, वो लेदर की तरह टफ है। एज क्लियर एज क्रिस्टल, वो क्रिस्टल की तरह क्लियर है। क्रिस्टल देखा है ना आपने, क्रिस्टल कांच जो होता है बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, एज गुड एज गोल्ड, गोल्ड की तरह गुड है वो, अच्छा है, प्योर है वो। ठीक है, एज ओल्ड एज हिल्स, मतलब पहाड़ों की तरह एकदम बड़ा है वो, बूढ़ा है। एज कोल्ड एज क्यूक्यूम्बर, वो क्यूक्यूम्बर की तरह ठंडा है। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट अपना देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है हमारा मेटाफोर। मेटाफोर जिसको बोलते हैं हम रूपक, जिसका रूप दिया जाता है, क्या रूप दे दिया जाता है। ठीक है, अभी तक सिंपली में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ मान रहे थे, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उससे उसको रूप दे दिया जाएगा। डेफिनेशन देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। मेटाफोर गुप्त उपमा है, कंडेंस्ड और इम्प्लाइड सिमली, यह एक तरीके से इम्प्लाइड सिमली भी कह सकते हैं, लेकिन इसको आप फोकस मत कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि मेटाफोर एक गुप्त उपमा है, इसमें विभिन्न वस्तुओं की तुलना बिना लाइक सो ए शब्द के प्रयोग की ही किया जाती है। देखिए, उसमें भी तुलना कर रहे हैं चांद की, है ना, हिरण से, समुद्र से, लेकिन इसमें क्या है, इन शब्दों का यूज़ नहीं किया जाएगा। हालांकि कंपैरिजन इसमें भी किया जाएगा, लेकिन ये कंपैरिजन नहीं है, इसको मान लिया जाता है एकदम पूरा। जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड तो चांद है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर मेरी माँ चांद है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि मेरा परिवार ही मेरे लिए संसार है ना। तो अब जैसा होने में और मान लेने में बहुत डिफरेंट है। यहाँ मान लिया जाता है, वहाँ जैसा होता है उसकी तरह होता है सिमली में। चलिए आगे देखते हैं डेफिनेशन के थ्रू। एक इंग्लिश की डेफिनेशन भी देख लेते हैं क्लियर करने के लिए। मेटाफर इज़ द फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, क्लियर करने के लिए डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। मेटाफर इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, जिसमें दो ऑब्जेक्ट कंपेयर किया जाता है, बट लाइक एज सो एज आर नॉट यूज। इसमें सिमली वाले वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जाता, सिंपल सी बात। आगे चलते हैं। अब देखिए, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। मान नहीं रहे हैं कि वो कैमल जो है रेगिस्तान की जहाज की तरह माना जाता है, माना नहीं जा रहा, उसे बोल दिया है, वो है निश्चित तौर पर। इसका कोई वो नहीं कह रहे हैं हम कि ये माना जाता है, यहाँ पे सबको निश्चित कर दिया जाता है कि वो है। ठीक है, अब आता है फ्रेंडशिप इज़ द शेल्टरिंग ट्री, यानी कि फ्रेंडशिप को एक शेल्टरिंग ट्री माना है, शेल्टरिंग ट्री बोला गया है, माना नहीं गया है। द न्यूज़ वॉज डैगर टू हिज हार्ट, मतलब
एग्जाम्पल ऑफ द कंपेरिजन लाइक एज सो एज हैव नॉट बीन यूज। ठीक है, सम मोर एग्जाम्पल। चलिए मोर एग्जाम्पल देख करके क्लियर कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो ज़्यादा बड़ी जा रही है तो आप इसकी स्पीड भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसको थोड़ा स्किप कर करके भी देख सकते हैं। और रही बात दूसरी कि मैंने ना आपको इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मेरी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। चाहे तो मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगी इस वाली वीडियो की, बट आपको मुझे कमेंट करना होगा कि आपको इसकी PDF चाहिए या नहीं चाहिए। तो चाहिए तो यस PDF लिखिएगा, नहीं चाहिए तो इट्स ओके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदय सिंह इज़ अ स्टार ऑफ द फैमिली। देखिए उदय सिंह क्या है, फैमिली का स्टार है। माना नहीं है कि फैमिली के स्टार की तरह नहीं बोला, फैमिली का स्टार बोला है। कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास को इंडिया का शेक्सपियर शेक्सपियर बोला है। माना नहीं है कि वो शेक्सपियर की तरह नहीं बोला, माना है कि वो है, इंडिया का शेक्सपियर है। तो चलिए अब आगे। ही होल्ड्स द रेंस ऑफ ऑफिस। वो रेंस ऑफ ऑफिस के रेंस होल्ड करता है। लाइफ इज़ अ ड्रीम। जीवन एक क्या है, सपना है। लाइफ इज़ अ बेड ऑफ रोजेज। जीवन जो क्या है, फूलों की सेज है। रिवेंज इज़ अ किंग ऑफ वाइल्ड जस्टिस। मतलब रिवेंज जो बदला जो है ना, वो एक बहुत बुरा क्या है, न्याय है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हमने ये तो समझ लिया सिम्बली और मेटाफर में ये शब्दों का यूज़ नहीं किया था, लेकिन एक बार हम इसके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये पता कर लेते हैं। मेटाफर और इन दोनों के बीच में आने वाला डिफरेंस ये है कि सिम्बली और मेटाफर से अधिक शब्द होते हैं। सिम्बली में मेटाफर से अधिक शब्दों का यूज़ होता है, क्योंकि इसमें एज और सो और लाइक ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है। क्या और मेटाफर में क्या होता है, एज, लाइक, है ना, सो इस तरह के वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, इसलिए ज़्यादा बड़े हो जाते हैं सेंटेंसेस के। लेकिन मेटाफर में क्या है, ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए सिम्बली की अपेक्षा मेटाफर अधिक महत्वपूर्ण होता है। सिम्बली की अपेक्षा मेटाफर ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है। वो इसीलिए क्योंकि उसमें उसको उसका रूप दे दिया जाता है, माना नहीं जाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिम्बली एज लाइक शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि मेटाफर में ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, यहाँ पे सिम्बली है, लाइफ इज़ अ ड्रीम। देखिए यहाँ मान रहे हैं कि वो ड्रीम की तरह है, और यहाँ पर जो है उसे उसका रूप दे दिया है कि वो ड्रीम है ही, तो इसलिए रूपक है। बस यही इन दोनों में डिफरेंस है। लाइक शब्द को हटाते ही मेटाफर हो जाएगा। देखिए जैसे ही हम इसमें से लाइक को हटा देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, मेटाफर बन जाएगा। चलिए अब हम आते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब जो अधिक बोला जाता है, जिसमें अतिशयोक्तियाँ यूज़ किया जाता है। किसी बात को तुम बड़ा चढ़ा कर बोलना चाहते हो तो हाइपरबोल का यूज़ करके अपनी बातों को रख सकते हो। अब देखिए जैसे कि पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। हाइपरबोल में एक बात को बहुत बड़ा या घटाकर कहा जाता है, वास्तव में नहीं होती। हालांकि वो बात वास्तव में बड़ी हुई नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, बड़ा चढ़ाकर उस बात को बोल देते हैं। डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। हाइपरबोल इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर प्रेजेंटेड एज ग्रेटर और लेस। या तो वो ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दी जाएंगी, या तो बहुत ही ज़्यादा कम कर दी जाएंगी। बेटर और रोस्ट, अच्छी भी बता सकते हैं उस बात को, बहुत बुरा भी बता सकते हैं। देन दे रियली आर, जैसी वो वास्तव में है उसे वैसा बताया नहीं जाता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस। मैंने मतलब 10,000 बार देखा, एक ही बार में 10,000 को कैसे देख सकता है, ठीक है, नहीं देख सकता। दे वर स्विफ्टर दैन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्ग दैन लायन। दे वर स्विफ्टर दैन ईगल्स एंड स्ट्रॉन्ग दैन लायन, यानी कि एक ईगल लायन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती। ठीक है, रिवर ऑफ ब्लड फ्लो इन द बैटल। देख रहे हो यहाँ पे, मतलब युद्ध में खून की नदियाँ बहने लगी। मतलब बात को कैसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, युद्ध होगा तो खून बहेगा, लेकिन खून की नदियाँ नहीं बढ़ेंगी, उस बात को बड़ा। ऑक्सीमोर होता है विरोध को शो करने वाला, किसी दो परस्पर वस्तुओं में विरोधाभास दिखाने वाला। देखिए परिभाषा देख लेते हैं। ऑक्सीमोरो वह अलंकार है जिसमें एक वस्तु के दो परस्पर विरोध गुण एक साथ दिखाए जाते हैं। एक ही वस्तु के दो अलग अलग गुण दिखाए जाते हैं, अच्छाई भी और साथ में बुराई भी। डेफिनेशन इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेज हैविंग द अपोजिट मीनिंग। देखिए यहाँ बोल रहे हैं एसोसिएशन, यानी कि उससे क्या है, उसके सार्थक यानी कि उसके संबंधित होते हैं, जो कि फ्रेजेज होते हैं और उसमें एक में ही दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जेम्स वॉज द वाइएस्ट फूल इन क्रिस्टेंडोम, यानी कि जेम्स जो है वो एक बुद्धिमान मूर्ख है, यानी कि मूर्खता दिखा तो रहा है लेकिन कैसे, एकदम बुद्धिमान व्यक्ति की तरह। कहाँ पर, क्रिस्टेंडम में, यानी कि उसकी हम दिखा रहे हैं कि वो बुद्धिमान तो है लेकिन कैसा, मूर्ख वाला। दोनों आ गए हैं, एक ही व्यक्ति की दोनों क्वालिटी दिखा दी। नोट देख लेते क्या बोल रहे हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नोट है। इन द अबव एग्जांपल जेम्स हैड टू अपोजिट क्वालिटीज। उसके पास दो अपोजिट क्वालिटीज है। क्या, एक तो बुद्धिमान तो है, यहाँ बोला ना वाइएस्ट, ठीक है, और देखिए यहाँ एंड फुलिश, और उसके फुलिशनेस, यानी कि बुद्धिमान तो है लेकिन वो अपनी बुद्धिमान की मूर्खता दिखा रहा है, यानी कि अपनी मूर्खता कैसे दिखा रहा है, बुद्धिमत्ता, बुद्धि के साथ। तो अब हमारा चल रहा था
तो अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, ही इज़ आइडियली बिजी। अब देखिए यहाँ पर दो अपोजिट वर्ड्स आए हैं। आइडियल मतलब होता है लेज़ी, जो फालतू होता है, फालतू, ठीक है। अब बिज़ी मतलब जो बिज़ी रहता है। देखिए फालतू भी है, बिज़ी भी है, तो यानी कि वह इन दोनों फालतू में बिज़ी है, इसका मीनिंग ये हो गया। बाकी आप इन सबको पढ़ लीजिएगा खुद से ही, वीडियो को एक बार पॉज करके। मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि वीडियो हमारी वरना और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब देखिए एक छोटे से, ये भी छोटा सा और इनको बता देती हूँ। देखिए ओपन और सीक्रेट। सीक्रेट हम कभी ओपन नहीं होता ना, यहाँ ओपन कर दिया है, तो दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, यानी कि ओपन भी है और सीक्रेट भी है। लाइफ इज़ बिटर स्वीट। लाइफ कड़वी भी है और स्वीट भी है, तो यानी कि लाइफ क्या है, थोड़ी कड़वी और थोड़ी मीठी है। यहाँ पर देखिए और एग्जांपल्स है, आप इन सबको अच्छे से थोरोली पढ़ लीजिएगा एक बार वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अगर मैं इन सबको 1 बाय 1 समझाऊंगी आपको तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाए। आप खुद से देख लीजिएगा एक बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन तो मैंने आपको बताया था ना, जिसमें व्यक्ति की किसी नॉन लिविंग थिंग से कंपैरिजन किया जाए। पर्सोनी, देखिए पर्सन से पता चल रहा है, पर्सन से पता चल रहा है पर्सन, ठीक है। तो मानवीकरण। अब हम परिभाषा देख लेते हैं एक बार इसकी। परिभाषा में जब किसी निर्जीव या अमूर्त विचार का इस प्रकार वर्णन किया जाए जैसे कि उसमें जीवन हो, तो ऐसे अलंकार को मानवीकरण यानी कि पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। पर्सोनिफिकेशन इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच द इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट, इनएनिमेटेड मतलब जो कोई भी एनिमेट नहीं करता हो, और एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर थॉट्स ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ, यानी कि नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग मान लेना या फिर लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग मान लेना ही हमारा पर्सोनिफिकेशन होता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल देखिए। पहला, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ वाटर, यानी कि उसने एक जीवित इंसान, यानी कि डॉटर एक जीवित होता है, अर्थ और वाटर, यानी कि उसने बोला है कि मैं पृथ्वी और पानी की क्या बना लिया अपने आप को, बेटी, यानी कि नॉन लिविंग थिंग को अपने आप में अपना माता पिता मान लिया है। तो यानी कि वाटर और पानी को किस चीज़ का मान लिया है, कंपैरिजन पेरेंट्स का, और डॉटर यानी कि एक नॉन लिविंग थिंग है। द मून वेल्ड हर फेस, यानी कि चांद जो है वेल करता है, ढकता है अपना फेस। अब देखिए फेस किसका होता है, इंसान का होता है ना, तो मून आ गया। यहाँ मून का कंपैरिजन फेस, इंसान के फेस से किया गया है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। अब टीचर देखिए लिविंग थिंग होता है और एक्सपीरियंस नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया है। एंजाइटी देखिए यहाँ पर, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। अब फेस इंसान का होता है, एंजाइटी क्या होती है, फीलिंग, तो ये नॉन लिविंग थिंग है। अ लाई हैज़ नो लेग्स, लेग्स इंसान के होते हैं, लाई एक क्या है, नॉन लिविंग थिंग चीज़ है, उसको एक लिविंग थिंग के साथ कंपेयर किया गया है। डेथ लेज हिज आइज हैंड ऑन किंग्स। अब देखिए किंग राजा है, डेथ नॉन लिविंग थिंग है, इसीलिए किंग और राजा में कंपेरिजन किया गया है, किंग और नॉन लिविंग थिंग में कंपेरिजन किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, यानी कि अथॉरिटी क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, और किंग क्या है, एक लिविंग थिंग है। तो अथॉरिटी जो उसकी सत्ता है, किंग से कंपैरिजन किया गया है उसका। चलिए अब देखते हैं एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी क्या होता है, हमारा जो किसी को संबोधन करती है, ठीक है, जैसे हम बोल देते हैं ना, एड्रेस करना। चलिए आगे देखते हैं इसको। एपोस्ट्रोफी की पहले हम एक बारी परिभाषा देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। जब हम किसी निर्जीव वस्तु या अमूर्त विचार को संबोधित करते हैं, यानी कि निर्जीव जो क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ठीक है, उसे संबोधित करें तो ऐसे अलंकार को एपोस्ट्रोफी कहते हैं, ठीक है। अमूर्त और निर्जीव वही होती है जिसमें जान नहीं होता। डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं, एन एपोस्ट्रोफी इज़ द डायरेक्ट एड्रेस, ठीक है, इसमें हम एड्रेस कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, टू द डेथ, यानी कि हम डायरेक्टली किसी डेथ चीज़, यानी कि जिसमें जान नहीं होती, उसको एड्रेस करते हैं, या फिर वो एब्सेंट होती ही नहीं है, मतलब वहाँ। टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, वो क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट और आइडिया को पर्सोनिफाइड करती है, क्या करती है, पर्सोनिफाइड। चलिए देखते हैं कैसे। ओ सॉलिट्यूड वेयर आर माई चार्म्स, ओ सॉलिट्यूड कोई है नहीं, लेकिन फिर भी उसको क्या कर रही है, ये एड्रेस कर रही है कि वेयर इज़ माई चार्म, मेरी वो चार्म कहाँ गई। चार्म जो होती है ना, इंसान के अंदर एक खूबसूरती, अच्छाई, जो चार्मनेस दिखाते फेस पर, वो। अब बाकी ये सारे आप देख ही लीजिएगा। चलिए, ओ स्वीट कॉन्टेंट वेयर इज थे मेल्ट एबॉट, ओ ग्रेव वेयर इज़ माई विक्ट्री। देखिए ग्रेव मतलब क्या होता है, ग्रेव मतलब दुख होता है, मतलब दुख कह रही, ओ दुख, वेयर इज़ माई विक्ट्री, मेरी जीत कहाँ है। मिल्टन, दो
शुड बी लिविंग एट दिस आर, ये सब क्या है, उन सबको एड्रेस कर रही है। ये जो वर्ड्स हैं, यहाँ देखिए, आप देख रहे हैं ना, डार्क बोल्ड जो है, ये सारे क्या है, वो वर्ड्स हैं जो क्या शो कर रहे हैं, एपॉस्ट्रोफी को शो कर रहे हैं, यानी कि एक चीज़ शो करना। जैसे मान लीजिए मैं कहती हूँ हुर्रे, हुर्रे मैंने बोला, हुर्रे वी वॉन, तो हुर्रे हमारा क्या है, एक एपॉस्ट्रोफी वर्ड है, ठीक है, जिसमें हम एपॉस्ट्रोफी के सिंबल लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया में हम स्टार्ट कर रहे हैं ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया में आपको मैं पहले बता चुकी थी, जिसमें कि क्या होती है, साउंड होता है, ध्वनि। परिभाषा देख लेते हैं एक बार। परिभाषा है, एक काव्यात्मक शैली है जिसमें प्रयुक्त शब्दों की ध्वनि से भाव व या फिर अर्थ का संकेत मिलता है, यानी कि इसमें क्या है, एक ध्वनि या भाव होता है, ठीक है। डेफिनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। ओनोमोटोपोइया इज फिगर ऑफ स्पीच इन विच द साउंड सजेस्टेड द सेंस ऑफ द मीनिंग, यानी कि साउंड के द्वारा ही हम उसका मीनिंग को समझ पाते हैं। जैसे मैं बोलूँ ना, साउंड के थ्रू ही हम क्या कर पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर और देख लेते हैं थोड़े से। द कैट्स म्यू, देखिए यहाँ मैंने बताया था साउंड के, द कैट्स म्यू, ठीक है। द स्नैक्स आर हिजिंग एंड द बीज आर बजिंग, ठीक है। देखिए स्नैक्स हिजिंग करता है और बीज बजिंग करती हैं। द डोर ओपन विद द बैंग, डोर जब ओपन होता है तो कैसे आवाज़ करता है, बैंग ऐसे करके ना, और ये ऐसे करके करता है ना, तो ये साउंड से रिलेटेड हो रही है यहाँ पर। चलिए हमारा साउंड तो हो ही गया है यहाँ पर। अब देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच याद करने की विधि, यानी कि एक तरीके से हम उसको, तरीका कैसे उसको याद किया जाए। देखिए सिंपल सी बात है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो मैं आपको दे रही हूँ विधि विद ट्रिक्स, कैसे हम इसे याद करें। देखिए सिमली में एज लाइक, सिंपल सी बात है, सिमली में एज लाइक और सो का यूज़ करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये सिमली है। अब मेटाफर आसान नहीं होता पता करना, तो इसीलिए हम ये देखेंगे कि उस सेंटेंस में, क्योंकि सिमली और मेटाफर में थोड़ा डिफरेंस शेड करना है हमें, है ना। तो जिसमें सो एज लाइक का यूज़ हो रहा है वो तो हमारी सिमली हो जाएगी, जिसमें इन 3 वर्ड्स का यूज़ नहीं है वो हमारा मेटाफर बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम किस तरह से पता करेंगे या फिर किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे है द वर्ल्ड इज़ आ स्टेज, तो जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, द वर्ल्ड इज़ आ स्टेज, वर्ल्ड को स्टेज मान लिया गया है, सिंपल सी बात है। तो ये मेटाफर है, इसमें एज सो लाइक जैसा वर्ड कोई यूज़ नहीं हुआ है। लेकिन इसी दूसरा अगर हम देखें इस केस में, तो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, वर्ल्ड को स्टेज की तरह माना है, स्टेज की तरह, पर स्टेज नहीं है। यहाँ लाइक जो है वो की तरह की बात कर रहा है, तो यहाँ पे एज लाइक सो वाले में से एक वर्ड आया हुआ है, इसीलिए ये सिंपली बन गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पर है ऑक्सीमोरोन में 2 विरोधाभास चीज़ शो करता है, इसमें अपोजिट वर्ड्स, ठीक है, याद रखिएगा। जहाँ देखिए ऑनेस्ट थीफ, थीफ ऑनेस्ट कभी नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ ऑनेस्ट थीफ की बात हो रही है, यानी कि अपोजिट वर्ड्स की बात हो रही है। नेक्स्ट दूसरा है यहाँ पर आप देखिए क्रूल कांड, क्रूल मतलब होता है जो बहुत निर्दयी होता है, काइंड मतलब जो दयालु, यानी कि दयालु भी है और वो क्या है, क्रूल भी है। कौन, हस्बैंड, तो बेरहम दयावान पति, जो बेरहम भी है और दयावान भी है साथ के साथ। नेक्स्ट है हमारा पर्सोनिफिकेशन, यानी कि बेजान चीज़ों को जानदार मान लेना ही हमारे क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है, संबोध करते हैं। देखिए पर्सोनिफिकेशन और अपोस्ट्रोफी में क्या डिफरेंस है। अपोस्ट्रोफी में तो हम अपोस्ट्रोफी वाला साइन लगा देते हैं जो इंग्लिश में लगता है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, जो नॉन लिविंग थिंग होती है उसे लिविंग थिंग मान लिया जाता है। चलिए अब आते हैं हम एपॉस्ट्रोफी, तो मैं आपको पहले बता चुकी, इसमें चिन्ह होता है, ठीक है, जो कि हम ऐसे लगाते हैं, जैसे ऐसे कहते हैं हर्रे हुर्रे वी वॉन द मैच, ऐसे करके हम यूज़ करते हैं, वो होते हैं, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है ऑनोमोटोपोइया, जिसको हमने बताया था साउंड शो करता है, जैसे पक्षी की आवाज़, नदी की, समुद्र की, तलवार की, बंदूक की, हर जिसकी भी जो साउंड आता है उसे हम ऑनोमोटोपोइया से शो करते हैं। देखिए कुछ साउंड्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, आप चाहो तो उन्हें एक बार रीड कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। यहाँ देखिए बर्ड्स चैटर, बर्ड चैटर करती हैं, कैनन्स बूम्स इन द डिस्टेंस, द सॉरोज क्लैंच, सॉरो क्लैंच करती हैं। कुछ जानवर और पक्षियों की आवाज़ आप चाहो तो यहाँ पे थॉरली अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं तो सिर्फ अपनी वीडियो में ये आपको दिखा रही हूँ। और अगर आप इसको इंटरेस्टेड हो इनकी वॉइस को पढ़ने में, तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और आप इसको अच्छे से थॉरली पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हमारा फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, तब तक के लिए टिल वॉचिंग कीप लर्निंग, बाय बाय।